हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताऊँ। जैसा इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट अपन उसे कहते हैं विच चेंजेस विद टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट अब जैसे इस तरह का हो, ये करंट अल्टरनेटिंग है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये जो साइन का कर्व होता है वो बन जाएगा, मतलब इसका ग्राफ बनाया जाए आई वर्सेस टी, तो किस तरह का होगा। तो टी इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 होगी, और ओमेगा टी जब पाई बाई 2 हो जाएगा तो साइन का मान मैक्सिमम, तो इस तरह का करंट होगा। अब इसकी जो पीक वैल्यू है वो आई नॉट है या आई 0 है, इस तरह से बोलते हैं, आई नॉट इंटू 1। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अब अपने घरों में जो सप्लाई आ रही है वो एसी ही है, एसी सप्लाई है, एसी करंट है, लेकिन बोलने में ऐसा आता है कि एसी खुद ही अल्टरनेटिंग करंट, फिर हम ऐसे बोलते हैं एसी करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन वो बोलने में इस तरह का ही एसी सप्लाई बोल सकते हैं। तो अब ये तो जो करंट समय के साथ चेंज हो, तो हाफ साइकिल में इस करंट की वैल्यू जैसे पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव है, तो एक हाफ साइकिल में ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और दूसरी हाफ साइकिल में ये पहली वाली डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो एवरेज जो करंट है इसका फॉर होल साइकिल, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होती है, करंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो जो सप्लाई देते हैं वो एक्चुअल में एवरेज वैल्यू उनकी 0 है। फिर कोई कहेगा जब एवरेज वैल्यू 0 है तो जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के जो बिल आते हैं वो 0 आने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? एक्चुअल में जो जो पावर कंजम्पशन है वो करंट नहीं, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें स्क्वायर का एवरेज निकालना होगा, तो स्क्वायर का जब मीन निकालेंगे तो उसे मीन ऑफ स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन हमें करंट निकालना हो, करंट इक्विवेलेंट करंट, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर तो फिर ये इस तरह के होगा, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये करंट का स्क्वायर। तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा आई वर्सेस टी। यहाँ पर टी का मान क्या होगा? यहाँ पर ओमेगा टी होगा पाई बाई 2, नहीं ओमेगा टी यहाँ होगा पाई बाई, यहाँ पर ओमेगा टी पाई होगा, ओमेगा टी पाई होगा तो टी क्या होगा? पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर 3 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर क्या होगा? पाई बाई 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी होगा पाई बाई 2, तो टी क्या हो गया? पाई बाई 2 ओमेगा। अब ये जो वैल्यू पीक जो होगी ये होगी अब आई नॉट स्क्वायर, तो ये कर्व है, ये जो है आई नॉट स्क्वायर, तो आई की वैल्यू तो आई नॉट है, तो हमने ये कर्व चलो बना देते हैं आई स्क्वायर वर्सेस टी, आई स्क्वायर वर्सेस टी बनाए। तो अब नेक्स्ट है कि इसका करंट के स्क्वायर का मीन लेके रूट ले लिया जाए तो वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट किया करते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी? वही होगी जो करंट की है, यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी, क्यों? करंटों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके स्क्वायर करंट इसका मीन ले लिया, मीन लेके रूट ले लिया, तो जब करंट का स्क्वायर करा तो एम्पियर स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायरों का मीन करा तब भी एम्पियर स्क्वायर बचा, फिर रूट लिया तो एम्पियर आ गया। तो आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि जनरली लोग बाग समझते हैं कि यार ये आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं, स्क्वायर करके फिर मीन लेते हैं फिर रूट। भाई यही तो इफेक्टिव वैल्यू है, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट क्या है, तो स्क्वायर का मीन लेके रूट ले लो, इसलिए ये बात आई थी। तो अब इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है फॉर वन साइड, तो इसमें क्या करोगे आप? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी है, कोई चीज़ एवरेज निकालनी हो ओवर द टाइम तो इंटू डी टी, तो ये आ गया
जो है करंट के का जो स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो सारे स्क्वायरों का सम आ गया, तो ये 0 से t। फिर टोटल जो आपने समय का मल्टीप्लाई करा है t से डिवाइड कर दो, तो ये आपने क्या करा, स्क्वायर को लेकर के ओवर द होल साइकिल अपन ने ऐड कर दिया डी टी, क्योंकि डी टी समय के लिए इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, तो एरिया कैलकुलेट कर लिया आई स्क्वायर डी टी फॉर होल साइकिल, फिर टोटल टाइम का भाग दे दिया, तो ये इस करंट के स्क्वायर का मीन आ गया, मतलब मीन स्क्वायर आ गया। अब इसका रूट ले लो, रूट ले लो तो ये आर एम एस वैल्यू होगी, आई आर एम एस, आई आर एम। अगर अपने को दे रखा है कि इतना करंट है और कुछ भी नहीं बोला, तो वो एक्चुअल में इफेक्टिव वैल्यू या आर एम एस वैल्यू दे रखी है, क्योंकि पीक वैल्यू को तो वो मेंशन करेगा कि पीक इतना है, और इंस्टेंटेनियस को भी ये मेंशन करेगा कि इंस्टेंटेनियस करंट जो है ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसका अपन ने आई नॉट स्क्वायर, बाहर आई नॉट आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको लिख लो 1 कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t डिवाइडेड बाई t, और इसका रूट ले लो आप। तो अब ये जो आएगा, तो cos 2 ओमेगा टी का फॉर होल साइकिल जो इंटीग्रेशन होगा ये वैल्यू 0 आएगी, एक बार t वैल्यू पुट करोगे 0 करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाफ का हो जाएगा, हाफ डी टी का इंटीग्रेशन हाफ टी हो जाएगा, और एक बार 0 पुट करोगे एक बार t, तो t/2 हो जाएगा, कैपिटल टी से कैपिटल टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ आ जाएगा, हाफ का रूट 2 हो जाएगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू हो गई आर एम एस वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट आर एम इफेक्टिव। तो अपने को जो सप्लाई बिजली विभाग देता है वो एसी सप्लाई, तो अब उसने एक वोल्टेज दी है, जो दी है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट पीक वैल्यू है। तो अपन कहते हैं भाई घरों में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट कभी पीक नहीं होती, वो होती है आरएमएस वैल्यू, और वो एवरेज भी नहीं होती, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ दी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगी, क्योंकि उसमें भी क्या करेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t डिवाइड बाई टी, तो साइन ओमेगा टी का फॉर होल साइकिल जो एवरेज आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव रहेगा, आधे साइकिल के लिए नेगेटिव रहेगा, तो जो आएगा वो एवरेज वैल्यू 0 आएगी एवरेज, तो आरएमएस आ जाएगी उसकी V0 अपॉन रूट 2। तो जितने भी हैं जो साइनोसॉइडल, जो साइन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनकी वन साइकिल के लिए इफेक्टिव वैल्यू हुआ करती है I0 बाई रूट 2 करंट के लिए, और वोल्टेज के लिए V0 बाई रूट 2। I0 एंड V0 यहाँ पर वो हैं, क्या है बताइए, पीक वैल्यू में ऑफ दी करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब नेक्स्ट है कि अपन इसी एसी सप्लाई को रेजिस्टेंस से पास कर दें करंट, तो फिर वोल्टेज कितना क्रिएट हो, तो ये रेजिस्टेंस और ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई का ये सिंबल है, ये दिखा रखा होता है कि जैसे साइनसॉइडल है, तो ये इसका सिंबल है एसी। ये जो अपन ने जो इसमें करंट फीड करा, आप कोई भी चीज़ मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो या करंट मान लो, तो अपन चलो करंट मान लेते हैं, करंट इस नेचर का है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, तो वोल्टेज किस रेशियो होगी, क्योंकि V इसके अक्रॉस जो सप्लाई है V इंस्टेंटेनियस, वो होगी आई इंटू आर, तो आई क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर, तो क्या हो जाएगा आई नॉट आर इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो आई नॉट आर, तो वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट आर है।
है, साइन ओमेगा टी तो एक से ज़्यादा होगा नहीं, तो आई नॉट आर का नाम रख दिया अपन ने वी नॉट साइन। अब इसमें आपने एक बात देखी कि करंट आपने इस तरह का लिया तो तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो आई या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो आया वो साइन ओमेगा टी के साथ साइन ओमेगा टी आया। मतलब जब ये जीरो होगी उस समय ये जीरो होगी, जब ये पीक पर पहुंचेगी तो ये पीक पर कब पहुंचेगी, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो यहाँ पर भी वही साइन ओमेगा टी 1 होगा। तो जब ये पीक होगी तब ये पीक होगी, जब ये जीरो होगी तो ये जीरो होगी, जब ये नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव होगी। तो इसको कहते हैं कि इन प्योर रेजिस्टेंस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन द सेम फेज। तो फेज डिफरेंस जीरो है, ये इसको ऐसे बोला जाता है किसमें, इन प्योर रेजिस्टेंस। तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ये आई का ग्राफ है और ये वी का ग्राफ है, वी का ग्राफ। तो ये जो पीक वैल्यू है वो आई नॉट है, और यहाँ पर जो पीक वोल्टेज है, ये वाली पीक वोल्टेज जो यहाँ है तो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ इसको वी नॉट है। तो अब आप कोई भी कहेगा हमसे वी वर्सेज आई वर्सेज वी आई वर्सेज वोल्टेज एंड करंट वर्सेज टाइम, एक ही ग्राफ में बना दिया दोनों। तो कोई हमसे यदि ये पूछना चाहे कि वी की वैल्यू आपने ज़्यादा लिया आई से, उसको कम भी ले सकते थे, क्योंकि इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर वी मानो वी नॉट अगर जो है 300 वोल्ट है और करंट पीक जो है 1 एम्पियर है, तो अब कोई ये थोड़ी कहेगा कि 300 वोल्ट ज़्यादा होते हैं 1 एम्पियर, या ऐसे थोड़ी कोई बोलता है कि 100 kg ज़्यादा है या 2 मीटर, भाई डायमेंशन ही अलग है। और रही मैग्नीट्यूड की बात, हम दिखा सकते हैं कि 300 वोल्ट भी इससे छोटा दिखा सकते हैं और 1 एम्पियर को बड़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि इनमें तो कोई रिलेशन नहीं है ना एम्पियर और वो, तो मतलब उनकी डायमेंशन ही अलग है। तो इसका कोई लेना देना नहीं, ये ऊपर दिखाया है नीचे दिखाया है, कहीं भी दिखा दो, ये बस ये है कि ये दिखाया है तो दिस इज द पीक पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो दिखाया है करंट का ये पीक करंट है। इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने पर भी मैं इसको छोटा दिखा सकता हूँ क्योंकि इनकी डायमेंशन ही अलग है, ठीक है। तो ये दे आर इन सेम फेज व्हेन AC को फीड करा जाए अल्टरनेटिव करंट को थ्रू रेजिस्टेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड between the ends of the resistance is in the same phase with the current। दोनों में वही साइन ओमेगा टी है, साथ साथ जीरो साथ साथ पीक। अब नेक्स्ट है इसी AC सप्लाई को, अल्टरनेटिव करंट को अगर इंडक्टेंस के तो पास करा जाता है, देखते हैं अपन क्या होता है। इसको इंडक्टर, दिस इज AC सप्लाई, इसमें करंट अपन ने ये दिया आई जीरो साइन ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसका L है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यूँ, करंट की डायरेक्शन में तो लेते हैं माइनस LdI/dt, करंट के अपोजिट लेते हैं प्लस LdI/dt। तो मैंने ये जो इस तरह का वाला करंट दिखा रहा है यूँ जाने वाला, लेकिन ये समय के साथ चेंज होता रहता है, समय के साथ चेंज होता है। तो अपन कर देंगे EMF क्रिएटेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द इंडक्टर माइनस प्लस LdI/dt, यूँ वाला LdI/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया, L आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा। तो ओमेगा L ने वही पार्ट प्ले करा जो रेजिस्टेंस के केस में R था। अब ये तो कोई डायमेंशन रखते नहीं है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये तो दो लेंथ का रेशियो है, दिस क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। तो ओमेगा L की वही डायमेंशन जो R की, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस X आई नॉट कॉस ओमेगा। अब इसमें एक बात देखोगे, अगर ओमेगा टी जीरो है तो करंट की वैल्यू तो जीरो होगी, और ओमेगा टी यहाँ जीरो होगा
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ अक्रॉस द इंडक्टर वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ओमेगा टी जीरो होने पर कॉस जीरो 1 और कॉस का मैक्सिमम मान 1 ही होता है। तो जब करंट जीरो है तब उसके डिफरेंशियल की उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कभी कभी, या करंट जीरो है तो रेट क्यों मैक्सिमम है? अरे भैया रेट के लिए तो आप डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी जीरो है तो उस समय एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है। जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी तो जीरो ही होती है, तो एक्सेलरेट करते हैं उसको, तो शुरू में एक्सेलरेशन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी थोड़ी है भाई, कन्फ्यूजन होने की क्या जरूरत है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जीरो होने पर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है, कि वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी जीरो और समय के साथ नहीं चेंज हो रही तब कहेंगे हम एक्सेलरेशन भी जीरो। तो ऐसा है यहाँ पर करंट जीरो, लेकिन इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम है उससे। तो इसमें क्या देखा, जब कॉस ओमेगा टी को मैं साइन के पदों में लिखूंगा तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। तो जो वोल्टेज जो आई, पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस इंडक्टर आया वो आई नॉट एक्सएल, तो इसको लिख लो वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगी नहीं कॉस ओमेगा टी। तो ये लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस पाई बाई 2 से लीड कर रहा है करंट। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पाई बाई 2 से लीड कर रहा है तो करंट पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। तो इन इंडक्टिव सर्किट, ये याद कर लो आप, इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाई पाई बाई 2, बस लैग करता है करंट या पोटेंशियल डिफरेंस लीड करता है। ये अपने को सर्किट के सॉल्व करने में ये जो है कि कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, जब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और तीनों जब लगाएंगे तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने में बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। इनको सीखना, इन पॉइंट्स को सीखना बहुत फ़ायदेमंद। अदरवाइज़ तो पूरा फिर उसको लिखो, फिर उसको मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, और अगर अपने को ये पॉइंट पता है तो पॉइंट से अपन जल्दी पहुँच लेते हैं। अब आता है AC थ्रू कैपेसिटेंस, मतलब अल्टरनेटिव सप्लाई अब किसको दे रहे हैं, कैपेसिटर को। तो अब इसको ऐसे सीखो कि कैपेसिटर है और हमने एक सप्लाई दी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये हो गया, तो इसके अक्रॉस Q कैसे निकालेंगे, माइनस Q है प्लस Q है, सप्लाई दे रखी है तो Q का मान CV होगा, इसके कैपेसिटेंस C है तो C इंटू V होगा, V क्या होगा V नॉट साइन ओमेगा टी। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, क्योंकि AC सप्लाई। तो अब ये जो है इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वही तो करंट है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी क्यू बाई डी टी ये वाला करंट हो गया, ये बराबर हो गया ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा। तो करंट की वैल्यू आ गई V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी को अपन साइन के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, V नॉट 1 अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसमें क्या देखा कि करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने साइन ओमेगा टी लिया था, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ गया। उस समय जब ये जीरो होगा, तो ये जीरो कब होगा, जब ओमेगा टी क्या होगा, जीरो होगा। तो उस समय साइन ये पाई बाई 2 बैठ जाएगा, ओमेगा टी जीरो, साइन पाई बाई 2 मैक्सिमम होगा, तो उस समय करंट मैक्सिमम आएगा जब वोल्टेज जीरो हो। तो इनमें एक फेज डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर करंट लीड कर रहा है बाई पाई बाई 2। तो इन कैपेसिटिव सर्किट्स, ये पॉइंट याद रखिए, इन कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाई पाई बाई 2।
अब जब इनका कम्बिनेशन लेंगे तो हमें ये पता हम कर लेंगे इसको कैसे करना है। वो सर्किट में आपको वो इक्वेशन बनाना मैं अब आपको सिखाऊँ। अब एक और बात है कि एक टर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट में, पावर फैक्टर। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस से जितना एंगल लैग या लीड करता है उसकी कोसाइन पावर फैक्टर कहलाती है, कॉस फैक्टर। तो रेजिस्टेंस अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि उसमें करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन द सेम फेज। तो पोटेंशियल तो जो फेज डिफरेंस है वो 0 है और उसकी कोसाइन कहलाती है पावर फैक्टर। अब आप ये भी पूछना चाहोगे कि कॉस से क्या लेना देना था, कोसाइन क्यों था? तो इसके पीछे कोई कारण था, बताएंगे आप। तो वो हो गई कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो प्योर पावर फैक्टर है वो cos 0 1 है। प्योर इंडक्टर में 0 है, क्योंकि उसमें करंट लैग कर रहा है पाई/2, तो वही फेज डिफरेंस पाई/2 हो गया। तो या तो -पाई/2 या +पाई/2, तो कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कॉस -पाई/2 भी 0 है, कॉस +पाई/2 भी 0 है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर 0 है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर केस में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती इन कंप्लीट साइकिल। तो जो अगर वो इंडक्टर मैग्नेटाइज्ड हुआ तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो डीमैग्नेटाइज हो गया, उसने एनर्जी दोबारा से आपको वापस कर दी। तो ऐसे ही कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ड्यूरिंग चार्ज उसने एनर्जी एक्यूमुलेट कर ली और डिस्चार्ज जब हुआ तो उसने एनर्जी आपको वापस दे दी, डिस्चार्ज हो गया। तो फॉर होल ऑफ द साइकिल उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में 0 होता है, जबकि रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा। अब रेजिस्टेंस में एक कंप्लीट साइकिल के लिए अपन एनर्जी कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? तो वही हमने जो है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट निकाल रखा है, जैसे हम क्या कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो अगर हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट दे रखी होगी या फिर पीक वैल्यू दे रखी होगी तो उसमें √2 से डिवाइड कर देंगे। पीक वैल्यू तो √2 से डिवाइड करेंगे, उस करंट का स्क्वायर करेंगे, आर करेंगे इंटू आर करेंगे इंटू टाइम पीरियड कर देंगे, क्योंकि I²R खुद पावर होती है। पावर इंटू टाइम जो है वो वर्क होता है, और जो वर्क होता है वो एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो इसमें जो पावर के फार्मूले हैं एसी के केस में वो VI cos phi हैं एक्चुअली, इसलिए कोसाइन की जरूरत पड़ी थी, VI cos phi। तो रेजिस्टेंस के केस में जो पावर फैक्टर है 1, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ चली जाएगी। कौन है? तो कोई नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई नहीं है। रिकॉर्ड बोल क्यों रहे?